CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर से संबंधित मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के BA फर्स्ट ईयर और BSc फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर की छात्राएँ विशेष ध्यान है, उनके लिए अपडेट है। अब उनका सेकंड सेमेस्टर का मिड टर्म का टाइम आ गया है। तो मैं रामनिवास महाविद्यालय से डॉक्टर त्रिपाठी आप लोगों के लिए मिड टर्म परीक्षा के संबंध में कुछ तैयारी कराना चाहता हूँ, प्रिपरेशंस कराना चाहता हूँ। इसके लिए आपका सेकंड सेमेस्टर में जो को करिकुलर एक्टिविटी हो गई है वो प्राथमिक उपचार एवं स्वास्थ्य हो गया है। इसके संबंध में आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने प्रश्न बनाए हैं और ये आप इनके धीरे धीरे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य पूछा गया है इसमें, और इसमें दर्द से राहत प्रदान करना, पीड़ित को अधिक क्षति से बचाना, सुरक्षित जीवन, ये सभी विकल्प हैं। तो ये सभी विकल्प आते हैं और ये सब सही हैं। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है कार्डियोपल्मोनरी। तो ये कार्डियोपल्मोनरी जो है कृत्रिम श्वसन से संबंधित है कि जब मरीज को बेहोशी की स्थिति आती है उसे पुनः होश में लाने के लिए हम जैसे कृत्रिम श्वसन करके उसे पुनः होश में लाते हैं। एम्बुलेंस, अग्निशामक दल, ये सब गलत हैं, इसलिए इसका आंसर ए होगा। प्रश्न 3, प्राथमिक उपचार किट के टाइप्स के बारे में पूछा है। तो छोटा प्राथमिक है उपचार किट है कि मध्यम प्राथमिक है कि बड़ा प्राथमिक है। तो इसमें जो है सभी तरीके के प्राथमिक उपचार किटें हैं ये, तो इसका आंसर डी है और ये सभी सही हैं। रोलर पट्टी एक ऐसी चीज़ होती है, जब हम पट्टी लगाते हैं तो उसमें रोल में तैयार करते हैं गॉज या कॉटन की बनी पट्टी का यूज करते हैं और किसी तरीके का नहीं करते। तो इसका आंसर सी है। और मैं डिटेल ज़्यादा बड़ा ना हो वीडियो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको ये समझा दे रहा हूँ। इस टाइप के प्रश्न आपके सामने मिड टर्म परीक्षा में आएंगे। स्पाइका पट्टी बनी होती है, 2 आकृति की होती है, 4 आकृति की, 8 आकृति की, या कोई नहीं। तो ये स्पाइका पट्टी जो है 8 आकृति की होती है। इसको 8 तरीके से याद रखना। घायल बाजू को सहारा देने के लिए हम जो प्रयोग में लाते हैं वो तिकोनी लाते हैं, ना कि सीधी चौकोर या स्पाइका। तिकोनी पट्टी आती है यूज में। और कंधे की पट्टी के लिए समय बगल में एक छोटा सा पैड रखा जाता है, तो जिससे उसमें रुई का रखा जाता है। आंसर इसका सी होगा, क्यों? जिससे कि जब पट्टी बांधी जाती है तो अंदर से मुलायम सा बना रहे, उस पर दबाव ना ज़्यादा पड़े, तो रुई को यूज करते हैं। और नाक, ग्रसनी, कंठ, ट्रेकिया, ये श्वास नलियाँ एवं श्वसनिका, फेफड़े, वायुकोष्ठिका संबंधित होते हैं। तो ना तो ये पाचन तंत्र से हो सकते हैं, ना उत्सर्जन तंत्र से हो सकते हैं। वो डाइजेशन से संबंधित है, और उत्सर्जन जो बाहरी पदार्थों अंत पदार्थों को बाहर निकालने के लिए तंत्र का तंत्र अलग चीज़ है। ये नर्वस सिस्टम वगैरह संबंधित है। तो श्वसन तंत्र ही इसका सही विकल्पों का आंसर भी होगा। जब कोई वस्तु गर्दन या श्वास नली में फंस जाती है तो कहते हैं कि भाई सांस अटक गई, वायु, तो ऐसी स्थिति वायुवादी होती है, तो इसे कहते हैं दम घुटना, ना कि दाम। ये सब कुछ नहीं चलेगा, इसका आंसर सही होगा ए, दम घुटना। इसी तरीके से अब आपके सामने प्रश्न संख्या 10 है। इसमें कह रहा है कि जीवाणु संक्रमण में डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया, जब जीवाणु का अगर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर अक्सर क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स को प्रयोग देते हैं। तो आंसर ए होगा इसका, ना कि ऑपरेशन, टहलना, नशायुक्त कोई पदार्थ देंगे। वायरल इन्फेक्शन जब होता है तो गले में खराश वगैरह आपने देखी होगी, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि 11 दिनों या 2 माह या 2 साल का इंतजार नहीं करते, कहते हैं 7 दिनों तक ये देखते हैं कि कितनी जल्दी ये चीज़ आपको 7 दिनों तक आपका टेस्ट देखते रहते हैं। श्वसन मार्ग की एक पुरानी सूजन की बीमारी है, तो वो अस्थमा है। रक्त जो है वो एक संयोजी ऊतक कहलाता है, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। रक्त प्लाज्मा में लगभग 55% तक इसका भाग होता है। रक्त का थक्का जमने में प्रमुख कार्य फाइब्रोनोजन करता है, और इसका आंसर बी, फाइब्रोनोजन होगा। लाल रक्त कणिकाएं की आकृति उभयावतल होती है, ना कि अवतल, अवतल और उत्तल, इसलिए इसका आंसर ए होगा। रक्त का 99% जो भाग होता है वो आरबीसी का बना होता है। रेड ब्लड सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, तो इसमें से आरबीसी सही है, 99% भाग है। बाहरी सूक्ष्म कोष जीवों के खिलाफ लड़ती हैं। बाहरी सूक्ष्म जीव जितने भी अटैक करते हैं बॉडी के अंदर, तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो उससे लड़ने का काम आरबीसी नहीं करते, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स सबसे ज़्यादा करते हैं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स लड़ती हैं। कणका में श्वेत रुधिराणु जो होते हैं वो जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका आंसर ए है। कोरोनरी धमनी रोग दिल का रोग है, संबंधित है, वो सीने में दर्द। तो और निमोनिया का संक्रमण जो होता है श्वसन से संबंधित होता है। अम्ल पतवार रूप में पाया जाता है, और वो है हार्टबर्न। अम्ल का पतवार जो होता है वो अम्ल का जो
हार्ट को जलाने का बीमारी पैदा करता है। तो जो भी कहते हैं एसिडिटी हो रही है वो हार्ट बर्न अम्लपतवार के रूप में ही होती है। एक ऊतकीय चोट जिसमें त्वचा की परतें कट जाती हैं वो घाव कहलाता है। इसका आंसर ए होगा। वह स्थिति जिसमें शरीर के ऊतक, जो बॉडी के ऊतक होते हैं, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को सदमा लग जाता है तब उसका शरीर जो होता है ऑक्सीजन वगैरह पोषक तत्वों को लेने में असमर्थ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि उसे सदमा लग गया है। बच्चे के अक्षीय कंकाल में हड्डियां जो होती हैं वो होती है 87, और वयस्क के अक्षीय कंकाल में हड्डियां कम हो जाती हैं, 80 रह जाती हैं। और जो आँखों का या टांगों का, हाथों का या खोपड़ी का भाग अस्थियों का निर्माण करता है तो वो अस्थियों का निर्माण करते, खोपड़ी के अस्थियों का निर्माण करते हैं। ठीक है। और आपको वयस्क मनुष्य की खोपड़ी बनी कितने की होती है? वो 28 की बनी होती है। इसे आप याद रखेंगे 28 करके 28। मनुष्य की कशेरुक दंड में कोशिकाएँ होती हैं, कशेरुकाएँ होती हैं मनुष्य के अंदर तो 33 है। तो इसमें हमें ये याद रखना कि वयस्क के पूछ रहे हैं या बच्चे के पूछ रहे हैं। बच्चे के पूछ रहे हैं तो 33 कहोगे, और वयस्क के पूछे जाएंगे तो 26 हो जाएंगी। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और मनुष्य में पसलियों के बारे में अगर पूछा जाए तो वो 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, 1 दर्जन। वह स्थान जहाँ पर 2 या 2 से अधिक हड्डियाँ गति करने के लिए जुड़ जाती हैं, यानी कि जब कोई भी चीज़ जुड़ती है तो उसे संधि कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर संधि होगा। धूप से झुलस जाती त्वचा लाल, दर्दनाक और छूने में गर्म होती है तो इसे हम कहते हैं सनबर्न। सन से जलना, ये है सनबर्न। और सीएनएस का मतलब होता है केंद्रीय तंत्र का तंत्र, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सीधी सी बात है केंद्रीय तंत्र का तंत्र इसका सही आंसर होगा। प्यारे बच्चों, मैंने ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि आप आसानी से अपने जो BA फर्स्ट ईयर और BSc फर्स्ट ईयर के जो भी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं तो मिड टर्म परीक्षा की इसी बेस पर अपने क्वेश्चंस तैयार करेंगे। और को करिकुलर एक्टिविटी ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में अपनी कोशिश करें और अच्छी तरह से अपने प्रिपरेशन करें। और मैं डॉक्टर त्रिपाठी आप लोगों को जल्दी आपको टिप दे रहा हूँ परीक्षाओं के संबंध में। आप लोग तैयार रहिए कि अब 2-4 दिन के अंदर आपकी मिड टर्म परीक्षाएँ हर महाविद्यालयों में चालू हो जाएंगी। कानपुर विश्वविद्यालय का आदेश है इस तरीके से। तो जो BA सेकेंड ईयर और BSc सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर और BSc थर्ड ईयर की जो परीक्षाएँ होंगी उससे पहले ही मिड टर्म परीक्षाएँ होनी हैं। तो आप सब लोग रेडी रहिए। गुड लक। और डॉक्टर त्रिपाठी के साथ गुड लक। आपके पेपर अच्छे हों, आप अच्छी तरह तैयारी करें। ओके।